डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। 16 दिसंबर एक ऐसी तारीख जिसको कोई भी पाकिस्तानी फरामोश नहीं कर सकता। आज की तारीख पाकिस्तानियों के लिए वो स्याह बाब की तरफ निशानदेही करता है जिसको हम अगर भुलाना भी चाहें तो भुला नहीं सकते। 16 दिसंबर सन 1971 पाकिस्तान दो लख्त हुआ। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान की माशी शहरत कहलाता था, यानी कि हम मशरकी पाकिस्तान की बात करें तो वो पाकिस्तान से अलहदा हुआ और वो पाकिस्तानी जो हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे, हमसे बड़ी तवक्कात रखते थे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हर लम्हा कोशा रहते थे, वो हमसे दूर हो गए, हमसे बिछड़ गए, हमारे अपने हमसे रूठ गए। ये एक बड़ा सानिया था। पाकिस्तान के दुश्मनों ने इसमें बड़ा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कोताही हमारी अपनी भी थी। फिर आगे चले, कुछ साल गुजरे, कुछ सदियां गुजरी और फिर एपीएस पेशावर का सानिया होता है और इस साने में पेशावर में पढ़ने वाले हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे, हमारे बहुत ही प्यारे मासूम बच्चे, उनको शहीद किया गया और बेदर्दी से किया गया। और उनकी शहादत थी, उनका खून था जिसका रंग आज भी हमें नजर आता है। जिस तरीके से उसके बाद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने एक भरपूर ऑपरेशन किया, मिलिट्री अफवाज ने जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशन किए, जिसके बाद पाकिस्तान में अमन अमान बहाल हुआ। वो पाकिस्तान जिसमें हर आए दिन ये खबर आती थी कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं पे कोई बड़ी कार्रवाई हुई और इसके बाद हम शायद इम्यून हो चुके थे इन तमाम दर चीज़ों से, लेकिन उस साने ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया और ये कहा जाए कि पूरी कौम को सोचने पर मजबूर कर दिया तो गलत ना होगा। उसी साने का ये नतीजा था कि पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल जमातें जो शायद कभी एक दूसरे के साथ बैठी दिखाई नहीं देती थी, उन्होंने ग्रैंड एक्शन के ऊपर भी काम किया, जिसके बाद पाकिस्तान में हर तबके से ताल्लुक रखने वाले हर एक शख्स ने यह बात कही कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह के वाकयात और सानियात से बचना होगा और इसके लिए एक भरपूर हिकमत अमली तैयार करनी होगी। लेकिन आज 16 दिसंबर का जो दिन है वो भी कोई खास अच्छा दिन नहीं है। आज पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान बड़े सारे मामलात में मुश्किलात का शिकार नजर आता है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आज पाकिस्तान के बेशतर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, आपके साबिक वुज़रा, हुकूमती मुशीर आज पाकिस्तान के इकोनॉमी का लफ्ज इस्तेमाल करते करते साथ एक और बहुत ही खौफनाक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो है डिफॉल्ट का। पाकिस्तान की मईशत कहां जा रही है? गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने इस सवाल से एक प्रोग्राम किया था और आपको याद होगा एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही कि एयरपोर्ट के ऊपर हजारों की तादाद में कंटेनर्स रहे और आज उनकी क्या पोजीशन, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं आज अपने तीनों मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें जनाब अब्दुल वहीद पंजवानी साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के। साथ में हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत सी इकोनॉमी के एतबार से बड़ी सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं और यकीनी तौर पे ये इनका आज आना हमारे लिए बाइस फख्र है। साथ में हमें ज्वाइन करें जनाब सैयद शुजात अली साहब, जो कि साबिक कन्वीनर है FPCCI के और एक्सपोर्ट के हवाले से इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और हमसे भी जानेंगे कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो अदम तनासुब है वो आखिर क्यों है और सालों साल हम इसी अदम तनासुब के बाइस क्यों मुश्किलात में गिरते नजर आते हैं। प्रोफेसर साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगा। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी, कोई सवाल ये नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर कैसे होगी। आज सवाल ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका या डिफॉल्ट हो जाएगा, ये सवाल किया जा रहा है। एज पाकिस्तानी, एज इकोनॉमिस्ट, ये सवाल कितना दर्द कर देता है, कितना चुभता है हमें? थैंक यू। बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के दोस्तों के लिए भी। कल मिफ्ता इस्माइल का प्रोग्राम में देख रहा था, फॉर्मर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बैंकरप्ट की बात करें, डिफ़ॉल्ट तो हो चुका है, ये टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। और मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। इसाक डार का भी एक चैनल पर गुफ्तगू हुई, इंटरव्यू हुआ, वो भी मैंने देखा है। मेरा ख़्याल है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से कौम को तो अंधेरे में ही रखा गया है और कभी उनको नहीं बताया गया कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। आपके बच्चों का मुस्तक़बिल इस मुल्क से वाबस्ता तो है, लेकिन कितने खुशहाल होंगे, कितने गरीब रहेंगे वो, क्या वो एजुकेशन हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इट इज़ ऑल, अंग्रेज़ी में कहते हैं टॉपसी टर्वी हो गया है पूरा मुल्क। और इसके बावजूद भी ये कौम, इसकी लीडरशिप सबक सीखने को तैयार नहीं है कि आज के सानहे को
छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उन्होंने मंजर-ए-आम पर लाए? क्या पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं या अंदर की जो उनकी अपनी रिपोर्ट थी, फाइंडिंग्स थी, क्या उसको उन्होंने मंजर-ए-आम पर लेकर आए? कभी नहीं लेकर आए। और ये वो चीज़ है कि हम कारपेट के नीचे कब तक यानी इसको डस्ट को डालते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपकी सियासी जमातें एक तरफ हैं, बहुत बड़ा ग्रुप, और एक जमात अलग है, और ये स्टेटस को और एंटी स्टेटस को की जंग जारी है। और क़बल इसके कि खुदा न खास्ता कोई और 16 दिसंबर हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ना करे कि आए, बिल्कुल, तो इसके बारे में देखें। पहले भी इकोनॉमिक रीजंस थी, इकोनॉमिक कोलैप्स थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, एक्सप्लॉयटेशन थी। बंगाल की 55% यानी 9 आने का पाकिस्तान, 16 आने का रुपया होता था पहले, तो 9 आने का पाकिस्तान हट के अलग चला गया, और हम 7 आने के पाकिस्तान का ही नाम रखकर हमने उसको अब चलाना शुरू कर दिया। तो माफ़ कीजिएगा हमारे हुक्मरानों को, खा वो लंदन में बैठे हों या इस्लामाबाद में क़याम पजीर हों या यहाँ पर क्लिफ्टन में बिलावल चौरंगी के साथ जो घर है वहाँ पे रहते हों। देखिए, बहुत देर हो चुकी है और ये लावा फट जाएगा, और ये वल्केनो जो है ये बड़े बड़े लोगों को बहा कर ले जाएगा। ये 1970 नहीं है, और ये 2014 भी नहीं है जब मासूमीन की जानें ले ली गई थी और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आज भी वो औरतें जिनकी आंखों में आंसू, मीडिया पे आपने देखा हुआ, सोशल मीडिया, ट्विटर भरे पड़ा है, औरतों के आंसू, वो अपने बच्चों की तस्वीरें फ्रेम लेकर सड़कों पर फिर रही है, उनके पास कोई इंसाफ नहीं है। यही हाल बिजनेसमैन का है। बिजनेसमैन पे आप तो यानी आप तो भरोसा करने को तैयार नहीं है। आप तो भरोसा, आप बिजनेसमैन आप पर की पॉलिसी पे क्यों भरोसा करें? 100-100, $200 के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं इस कौम को। बच्चों के लिए बाहर एजुकेशन के लिए अव्वल तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई गरीब आदमी तो इवन मिडिल इनकम ग्रुप का आदमी नहीं जा सकता। तो सर ओवरऑल पूरा का पूरा सिस्टम आपको ओवरऑल करना पड़ेगा। ये सोशियो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग इन पाकिस्तान, इसकी ज़रूरत है। सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर आना नहीं, सोशियो इकोनॉमिक पूरी समाजी और इक़्तिसादी मामलात को आप लेकर चलें। कल वो बिलावल साहब वहाँ से चले हैं सिंगापुर से, इंडोनेशिया से सिंगापुर, सिंगापुर से दुबई की फ़्लाइट पकड़ी है, किसी ने कंफर्म नहीं किया। कल मैंने इस खबर को ब्रेक किया कि जनाब अली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से आपने जहाज़ में बैठ के बातचीत की। खुलकर क्यों नहीं कहते हिंदुस्तान से आपको कारोबार करना है, नहीं करना है, जंगें लड़नी है तो जंग लड़ें। ये जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस जो खर्च हो रहे हैं, और इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को देख लें, एक छोटा सा अफगानिस्तान, अब करेंसी पकड़ी गई है वहाँ पर, दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, बेशुमार चीज़ें पकड़ी गई हैं, आटा पकड़ा गया है, बेशुमार चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, वहाँ पे स्मगलिंग हो रही है। भाई आप खुली, या तो फ्री ट्रेड की बात करें उन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ आपने करनी है, नहीं करनी तो फिर एक पूरा बॉर्डर सीज करें, बंद करें। ये रोज़मर्रा के जो मुश्किलात और मसाइल हैं, यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा खाने को लोगों को, चीनी नहीं मिल रही, ये वो मसाइल है जो इसहाक डार साहब जिनके ऊपर नवाज और अफसोस की बात है प्रोफेसर साहब, कथा कलामी की माजरत के, जो टमाटर सरहद के उस पार चंद किलोमीटर दूर 20 या 30 रुपए किलो मिलता है, वही टमाटर पाकिस्तान में 220-230 रुपए किलो मिलता है। लेकिन शुजा साहब, बांग्लादेश की बात की, और हमने बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को भी देखा ओवर द ईयर्स। आज अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो बांग्लादेश की जो रिसेंट एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं। जबकि अगर मैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो वहां डिक्लाइन नजर आता है। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है वो बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है या तो सर्वाइव कर जाए या तो अपने बिजनेस को किसी और मुल्क लेके शिफ्ट हो जाए। सर, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना कि हमारे मुल्क में जो पॉलिसी हो रही है या पॉलिसी मेकिंग जो हो रही है वो इतनी साजगार नहीं है, और अगर कहीं ना कहीं इशू है तो उसको रिजॉल्व होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिसी मैटर्स। अगर आप फिगर्स पर जाएं, एक्सपोर्ट जो आपकी 2021 में थी वो थी 34.57 बिलियंस। जी 2020 में आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो थी 27.94 बिलियंस। तो 20 से 21 में आए तो आपको 23% का जो है वो ग्रेस मिला। तो एक्सपोर्ट डाउन हो रही है, ये मैटर नहीं है। एक्सपोर्ट को डाउन किस तरह किया गया, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पॉलिसीज़ जो है वो बेहतर हों तो चीज़ें, एरिया बहुत ज़्यादा है। मैं एज एन एक्सपोर्टर, मैं सी फूड का एक्सपोर्टर हूँ, मैं उनकी अपना इसकी एसोसिएशन में भी हूँ, उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं कुछ फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ उनसे। अभी पॉलिसीज़ वो लोग बनाते हैं ख़ास तौर पे जो कि स्टेक होल्डर नहीं है। सही। मैं FPCCI को भी रिप्रेजेंट करता हूँ काफ़ी, में बिजनेस काउंसिल्स और दूसरी चीज़ों।
वहाँ पर भी एक चीज़ ये है कि जब आप स्टेक होल्डर्स को ही नहीं लेंगे तो आप पॉलिसी बना लेंगे, और पॉलिसी जब बनती है तो वो बिजनेस मुखालिफ पॉलिसी है। लेकिन माजिद अगर मैं इसको काउंटर करूं, जो स्टेक होल्डर जिसको हम समझते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी मर्जी का एसआरओ निकलवा ही लेते ना, जो उनके बिजनेस को सूट करता है। गलत तो नहीं कह वो रहा? आटे में नमक के बराबर होते, वो मिसाल नहीं दी जा सकती। वो आटे में नमक के बराबर होते हैं, क्योंकि वो अपने एसआरओ जो निकालते हैं वो किन से निकलवाते हैं? वो जाहिर बात है अरबाब इख्तियार से निकलवाते हैं। तो मतलब वो जो जाहिर बात पोजीशन है- में है, जो इन पावर है, वो तो कहीं ना कहीं अपना काम कर लेते हैं ना। उनके जो इश्यूज हैं वो तो रिजॉल्व हो जाते हैं, चाहे बाकी conceptible नहीं ट्रेड और इंडस्ट्री चाहे सफर भी करे तो बड़ा आप मसला इसको नहीं। एट लार्ज देखा जाए ना तो इसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट ठीक। नहीं आता, ठीक है ना। तो सी फूड का मैं थोड़ा सा इस दर जिक्र बिल्कुल। करना चाहूँगा। अभी इन्होंने क्या किया है कि 2018 में इसको ज़ीरो रेटेड कर दिया गया था। 5 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें टेक्सटाइल थी, सर्जिकल थी, अपना स्पोर्ट्स गुड्स थी, कारपेट थी और लेदर थी। अब अनफॉर्चुनेटली जो टेक्सटाइल का था वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो बिल्कुल सही। उसको 90% 95% आप कह दें कि उसको आप एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाएं। इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर आता है जिसको ज़ीरो रेटेड पे लेके गए। ज़ीरो रेटेड जो है वो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान की समझ लें कि डिमांड है एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट आपकी बैकबोन है, उसके बाद आपकी जो वो ओवरसीज रेमिटेंसेज आती हैं वो आपकी इकॉनमी को जो है चलाती हैं। अब टेक्सटाइल को साइड में रख के जब सेकंड नंबर पर आप आते हैं तो सेकंड नंबर पर इन्होंने कर दिया है सर्जिकल को। सर्जिकल है 422 मिलियन, 42 करोड़ डॉलर तकरीबन। थर्ड पर आप आ जाएं तो ये तकरीबन आ जाती है स्पोर्ट्स गुड्स 364 मिलियन। सही, ये मैं आपको बता रहा हूँ 21-22 के फिगर, बिल्कुल सही। यानी 36 करोड़ 40 लाख डॉलर। इसके बाद आती है लेदर 208 मिलियन, सही। 30 करोड़ या 21 करोड़ डॉलर। 5वें नंबर पर आती है कारपेट जो कि 83 मिलियन, 8 करोड़ डॉलर। निगलेक्टेड इंडस्ट्री कौन सी है इसमें, जो इसमें आई नहीं ज़ीरो रेटेड में, ये है सी फूड एक्सपोर्ट। इस वक्त जो इसकी वैल्यू है वो है 431 मिलियन इस Okay. वक्त डिक्लाइन होकर। इसके एक्चुअल ऑन पेपर जो वैल्यू, एक्चुअल ऑन पेपर, जबकि इसकी असल वैल्यू जो लास्ट हमारी आपकी डिस्कशन हुई वो हम थी बात नहीं करते। वो तकरीबन 2 अरब डॉलर है। नहीं, बात करने में कोई हर्ज नहीं। इसके हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ और पीछे लोग बात रीजंस हैं, इसके जी। पीछे रीजंस हैं। सी फूड इंडस्ट्री है वो उसको रिबेट नहीं मिलता, कारपेट पे रिबेट है, लेदर पे रिबेट है, टेक्सटाइल पे रिबेट है। सी फूड इंडस्ट्रीज जो है उसको कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेट जो अभी 19 रुपए पे 99 पैसे, वो इसको नहीं मिलते। सही, सी फूड इंडस्ट्री खास तौर पे फ्रोजन की अभी हम बात कर रहे थे, 24 घंटे चिलर चलते हैं, बिल्कुल सही। उसको एनर्जी चाहिए। लाइट होगी तो वो जाएगी 40-50 रुपए यूनिट पे, अदरवाइज 240 रुपए लीटर पे आप डीजल से वो बिल्कुल सही। जनरेटर चलाएंगे। तो आप देखिए कि कॉस्ट कहाँ चली जाती है। चौथी चीज़ ये कि जीएसपी प्लस है। जीएसपी प्लस यूरोप ने पाकिस्तान पे सी फूड पे बैन लगी हुई है, बहुत लिमिटेड एक्स, उसमें भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का टैरिफ नहीं है, सी फूड का टैरिफ अवेलेबल नहीं है। सही, ये तो इन लोगों को देखने की चीज़ है। अभी सर ने बात की, प्रोफेसर साहब ने, एफटीए बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की आपने एक्सपोर्ट की बात बताई, 90% कंट्रीज जहाँ पे मेजर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल से हटा के बात करूँ कि वो तो ज़ीरो रेटेड के अलावा उनको तो एफटीए, और एफटीए भी 0% का है। बिल्कुल सही। हमारी पाकिस्तान से चाइना के लिए 65-70% एक्सपोर्ट है, ये सही। 430 का 70% चाइना के लिए एफटीए के अंडर में, फिर भी वो 16% पर जा रहा है। 11% तो ड्यूटी इसका है, मतलब हम अपने 5% पड़ोसी वैट से है। भी नहीं सीख पा रहे ना। नहीं, बात यह है कि पॉलिसी कौन बनाएगा। अब उस हाल में यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री जो कि सी फूड की है कि वो इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट वो रेवेन्यू दे रही है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया कि उसको निकाल दिया और $8 मिलियन यानी 83 मिलियन डॉलर जो है उसको लेकर आ गए, $200 मिलियन को लेकर आ गए 300। ओके, जो $450 मिलियन है वो बड़े neglect- फिगर्स बता रहे हैं आप शुजा साहब, ये बहुत डिटरमाइनिंग फिगर्स हैं। हाँ, मेरे पास इसके सबूत भी हैं। आप चाहे अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वहाँ से निकाल लें, ठीक है, अपने आप को भी वेरीफाई कर लीजिएगा।
तो $450 मिलियन की इंडस्ट्री, ना उसको कोई रिबेट है, ना वो जीरो रेटेड है, ना उस पर GSP है, ना उस पर FTA के इम्प्लीमेंटेशन है। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम करें, यहाँ हमें कॉस्ट मार देती है। अगर 20 रुपए में $80 मिलियन का जो है इंडस्ट्री 20 रुपए में अगर वो बिजली ले रही है, तो $450 मिलियन वाली इंडस्ट्री में आपका क्या बिगाड़? ये सवाल है और मैं चाहूंगा वहीद भाई आप जरा इसको जरूर जवाब दें, क्योंकि आपने लास्ट टाइम बड़े जबरदस्त अंदाज से एडवोकेसी की थी कि जो एक्सपोर्टर है वो बड़ी मेहनत करता है मुल्क में डॉलर लाने के लिए, वो डॉलर हमारे यहाँ जिस तरीके से हम जाया कर देते हैं, लेकिन ये वो इश्यूज हैं जो पॉलिसी के हवाले से क्यों नहीं हेल्प हो पा रहे भाई? क्या मसला है इसका? पिछली दफा की बात हुई, आउट ऑफ कैमरा में हम बात करते, बिल्कुल बहुत सारे फोरम पे भी बात होती। देखिए जो हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं ना, मैंने कहा ये मुल्क की एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की बातें प्रॉब्लम हैं, इस प्रॉब्लम से हमारे और प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहे हैं। सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस इम्पैक्ट से सोशल प्रॉब्लम भी बिल्कुल बढ़ गए, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस में ही कहीं फुकदान है। देखिए हर बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है उनके पास पोटेंशियल है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। हर बात आके एक पॉलिसी पे आके रुक जाती है। मैंने लास्ट भी आपको कहा था कि हम जिन मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ की पॉलिसी वहाँ के ट्रेडर्स बनाते हैं। तो आखिरी हाल ये कि अगर हमने FPCI भी बनाया है, हमने चैम्बर्स भी हैं, एसोसिएशंस भी हैं, अगर इनसे मसला हल नहीं हो रहा तो एक यूनियन बना लीजिए। वहीद भाई मुझे ब्रेक लेना कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि ये जो पाकिस्तान में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है और ये जो अदम तनासुब है, ये तनासुब किस तरीके से बरकरार हो सकता है? पाकिस्तान में वो एक्सपोर्टर जो कि साला साल मेहनत करता है, एफर्ट करता है, पाकिस्तान में डॉलर लाता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में अपना किरदार अदा करता है, वो डॉलर कैसे वॉश आउट हो जाता है? और अगर ये एक्सपोर्टर को जो सहूलियत दी जाए तो ये एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान की मीशत को चंद ही महीनों में कहां तक ले जा सकते हैं? वहीद भाई आप कुछ फरमा रहे इस सवाल से। जी, मेरा ये कहना है कि जो एक्सपोर्टर, लास्ट में हमारी बात हुई थी कि जो एक्सपोर्टर मेहनत करता है, इनके और भी जो है कि कॉम्पेट करने के लिए कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदियाँ हैं, कहीं हम बेच सकते हैं, कहीं हमारे फ्रेड बहुत ज़्यादा हैं, कहीं हमारे क्लियरेंस इशू हैं। तो एक और जो आपने बताया कि आपको जीरो रेटेड पे बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट नहीं है बहुत सारी जगहों में। पर क्यों नहीं है? क्या मतलब है? ऐसा क्या मसला है? अगर हम compete करें इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो फिर हमें बेहतर कर लेना चाहिए तमाम हल निकल सकता है। अब बैठने की जरूरत आ गई। मैंने पहले भी कहा सबको बैठना पड़ेगा। बैठने के लिए सब ट्रेड के इश्यूज को एक जगह लाना पड़ेगा। मेरे आपके यहाँ बैठने से या एक दो ट्रेड से नहीं होगा। जितनी एसोसिएशंस बैठी हैं पाकिस्तान में, जितने ट्रेड बॉडीज़ हैं, ये अपनी कैपेसिटी में जितनी कैपेसिटी जाते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अपना रात दिन अपने प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी ये ऑर्डर्स भी पकड़ रहे हैं। एंड ऑफ द डे इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा बोथ वेज में। तो मेरा अपना क्यों नहीं हो रहा ये भी बताते हैं। इसकी वजह बताऊँ, जब कुछ नहीं होता ना तो फिर यूनियन बनाई जाती है। जब तक ये यूनियन नहीं बनेगी, बिजनेस यूनियन बनाने की जरूरत आ गई है पाकिस्तान में। दैट मींस एसोसिएशन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही ना, तभी तो बिजनेस यूनियन बनानी पड़ेगी। परफॉर्म कर रही है सर। एसोसिएशन वही लोग जो आज से 10 साल 20 साल पहले मौजूद थे, आज भी वही लोग हैं, उनके कारोबार फ्लरिश हो रहे हैं। जो निचला तबका उसका काम तो नहीं हो इसीलिए रहा। मैं कह रहा हूँ यूनियन बनाई जाए पाकिस्तान लेवल पे, एक नेशनल बिजनेस यूनियन बनाई जाए, जिसमें ये सारे स्टेक होल्डर हो, इनके मेंबर्स हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिले, एक बोलने की जगह शुरू होगी, वहाँ से पॉलिसी डिक्टेट होगी। होता ही है कि अभी कारपेट वाला डिक्टेट कराएगा, टेक्सटाइल वाला तो फिशरी रह जाता है, फिशरी कल कराएगा तो स्पोर्ट्स ग्रुप रह जाएगा। तो वाई नॉट दे ऑल कम ऑन अ वन प्लेटफॉर्म, एक यूनियन बना दी जाए। एक स्टूडेंट यूनियन होती थी, हम अपने ज़माने में काम, हम यूनियन के हिस्से हैं ना, सही, हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम काम करा लेते थे जो भी मसला होता था। अब तो बच्चों, अब तो आप यूनियन की बात करें, यूनियन देखें, यूनियन जरूरी है। मैं समझ गया। आप डेमोक्रेटिक फ्रेम में रह रहे हो, डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हो, सियासी निज़ाम की बात कर रहे हो,
तो बिजनेस यूनियन क्यों नहीं बना सकते? लेकिन भाई आप ये देखें ना, पाकिस्तान में तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की भी तो अपनी जगह है ना। मैं उसका जवाब जहां देता हूं ना। इंपोर्टर के मफादात अलग हैं, वहां एक्सपोर्टर के मफादात अपनी जगह सर हो मौजूद हैं। जाएंगे जब यूनियन बनेगी होगी। मेरा ये कहना है, एक एक्सपोर्टर जब मेहनत करता है, इतनी मुश्किल हालात में वो डॉलर ला रहा है, तो जो एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, जो पाकिस्तान रेमिटेंस ला रहा है, उसका रेमिटेंस का उसको वाउचर दे दिया जाए, वो उसकी क्रेडेंशियल हो जाए सही, कि वो उसके अगेंस्ट में अपनी इंपोर्ट करे रॉ मटेरियल की, और अगर उसकी इंपोर्ट इतनी नहीं हो, सरप्लस है, तो उससे उस एसोसिएशन के मेंबर जो एसोसिएशन है वो कंट्रोल करे ना इस चीज को। पॉलिसी यहाँ इजारादारी कैसे कंट्रोल होगा भाई साहब, ये तो बताए ना। जिस एसोसिएशन में इजारादारी हो माजरत के साथ नहीं है तो मुझे बता दें सर। इस पर ट्रॉमा टाइम है, इस पर इकोनॉमी को ट्रॉमा की जरूरत है। अगर मैं और आप बात बंद कर दें फिर तो मैं सर कहां से ट्रॉमा, मुझे एक बताएं। आप ट्रॉमा की बात करते हैं, चले बात कर लेते हैं। आपने ट्रॉमा की बात की तो कर ही देते ना। आपने कहा ट्रॉमा है इकोनॉमी को, वो ट्रॉमा जो पिछले हफ्ते तक था, हर रोज शो था कि कंटेनर फंसे हुए हैं, पोर्ट्स पे कंटेनर हैं, हजारों की तादाद में कंटेनर्स पाइल अप हो रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, आपने तजवीज दी, आपने बात कही, लेकिन वो बात तो नहीं हुई। अचानक रातों रात सारे कंटेनर फिर क्लियर होने शुरू हो गए। कैसे हुआ? बात मेरी, आपने मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया, ट्रेड ने भी जवाब दे दिया। मेरी मुखालफत हुई इस टॉपिक के ऊपर, मुखालफत हुई ना। हाँ, लेकिन अगर आपने वो बात सही की इसके बावजूद तो निकल गया ना कंटेनर। कैसे निकले सर? निकलने थे। क्या था उसमें? तो मैंने कहा था आपको क्या था सर। एक चीज मैं ये कह रहा हूँ, जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैं एक ही बात करूंगा, एक्सपोर्टर्स को ये दिया जाए कि वो डॉलर ला रहा है तो पहले प्रायोरिटी टेबल बनाई जाए। इस मुल्क में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मेरिट देना पड़ेगा। सर इंपोर्टर कहता है मैं मुल्क की जीडीपी संभालता हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के रेशियो में ज्यादा है। एक्सपोर्टर का तो फिर बहुत कम है, 9% आपकी जीडीपी का रेशियो है सर एक्सपोर्ट का। अभी इंपोर्ट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंपोर्ट के मुखालिफ भी नहीं हूं। आप थोड़ा मुझे बोलने दें। पहले तो आप एक्सपोर्टर का तो मसला करें ना, जो मेहनत कर रहा है। सही, टफ जॉब एक्सपोर्टर की, इंपोर्टर की नहीं है। इस वक्त हम मेहनत कर रहे हैं, डॉलर का इशू है ना तो। हाँ, और डॉलर पे हमने इकोनॉमी को खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। हमने सारे दुनिया की किताबें बंद कर दी। डॉलर होगा तो हम काम कर सकेंगे, डॉलर नहीं होगा तो हम काम बंद कर दें। अभी तो ये बातें हो बिल्कुल हो रही है। तो मैं आज की बात पे ही कह रहा हूँ कि हमने तो डॉलर को पता नहीं एक बेंचमार्क बना लिया कि हमारी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती कि अगर हमें डॉलर, चलो जो डॉलर आ रहा है उसको तो संभाले ना। पहला तो ये कि डॉलर बैलेंस कर रहे हैं, कैसे होगा? एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करके जो डॉलर ला रहे हैं तो वो कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए। सही, ये बननी पड़ेगी पॉलिसी। पहले प्रायोरिटी टेबल बने कि जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट उसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो पहला राइट उसका है कि वो डॉलर उसको दिया जाए। ये उसका प्रिंसिपल और प्राइमरी राइट है, उसको दिया जाए। हाँ, और अगर नहीं मिलता फिर वो क्या करे? जो हो रहा करते हैं ना, फिर क्यों हम बात कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं अपना। नहीं तो फिर नहीं हो रहा ना, इस वक्त तो नहीं हो रहा। भाई इस वक्त अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फिर ना करें ना। हाँ, तो सोल्यूशन सॉल्यूशन ये कि एक्सपोर्टर को एक देखें, वो जीरो रेटेड करना, ये वो करना, वो तो एक जनरल ट्रेड टू ट्रेड डिफर करता चले नहीं, वो तो एक नवाजने वाली पॉलिसी हो गई है कि किस ट्रेड को नवाजना है किस ने। लेकिन ये तो कम से कम आप हल कर दो ना। एक तो उसके लिए वो भी मुश्किल है, उसकी जीरो रेटेड भी नहीं है। हम अभी फिशरी की प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो कम से कम इनका डॉलर तो इनके हाथ में रहने दो। सही, जो डॉलर ये ला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस डॉलर के अगेंस्ट में अगर इनको कोई इक्विपमेंट मंगवाना है, इनको कोई रिफॉर्मेशन करनी है, तो वो ड्यूटी फ्री किए जाए चीज़ें, ताकि ये अपने आप को अपलिफ्ट करे। अगर इनको ये मौका नहीं मिल रहा तो इनको दूसरा मौका दिया जाए। इकोनॉमिकली सपोर्ट तो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अगर आप कहते हैं वहां हम नहीं कर सकते, वहां 10 मसले हैं, रीजनल मसले हैं, दूसरे कंट्रीज हमें नहीं करने दे रहे, तो इनको इंपोर्ट में तो कोई नहीं रोकेगा। तो इनके अगेंस्ट में आप कुछ और इंपोर्ट करें जो इनको बेनिफिट करे, जो ट्रेड को बेनिफिट करे। मैं लेकिन एक सवाल पूछूं भाई, हमारी जब इंपोर्ट की बात आती है ना, तो हम देखते हैं हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही होती। वो तो लेकिन जब हमारी एक्सपोर्ट की बात आती है तो हम डिक्टेट किए जा रहे होते हैं, हमें डिक्टेट किया जाता है, वो पॉलिसीज को हम बाउंड कर रहे होते हैं। देखिए डिक्टेट कब होते हो? आप जिस कंट्री की बात कर रहे हो ना, वो मार्केट प्लेसेस हैं। हाँ, जब आप एक्सपोर्ट करते हो कोई मार्केट प्लेस में ही जाते हो ना। हाँ, कि कहीं और जाते हो। तो पाकिस्तान मार्केट प्लेस नहीं है या पाकिस्तान मार्केट प्लेस नहीं? पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, टॉप 5 में। हमें तो आज तक ये बताया ही नहीं जा रहा। मार्केट प्लेस होने का आप फायदा क्यों नहीं उठा रहे? आप क्यों डॉलर का रोना रो रहे हो? आप क्यों इंपोर्ट को बैन करने की बात करते हो? तो क्या करें? चलिए लग्जरी के बंद ना करें। मैं तो कहता हूँ आप मार्केट प्लेस बनाइए, आएंगे आपके पास। कैसे बनाए? जैसे बनती दुनिया मार्केट प्लेस, यूएस सबसे बड़ी मार्केट प्लेस एग्जाम्पल है, उसको उठा लें। मार्केट प्लेस है वो। हर आदमी कहता है मैं वहाँ एक्सपोर्ट करूँ, चाइना उस पर डिपेंड कर रहा है, वो तो नहीं रोता अपनी इंपोर्ट के ऊपर। डॉलर बेस्ड कंट्री है, डॉलर भी है, फिर भी वो मार्केट प्लेस बना हुआ है। तो आप कोई स्टडीज लाए ना, कोई तो देखें 70-75 साल में पाकिस्तान को मसला 25 साल से आ रहा है। हाँ, उससे पहले नहीं था ये। सही नहीं था, उतना बड़ा नहीं था। चलिए, हमने इसको इतना महसूस भी नहीं किया था। 25 साल से डिक्लाइनिंग पोजीशन पे आ रहे हैं। डे नाइट हम हार्डशिप कर रहे हैं। कभी कोई
बिजनेस हार्डशिप करता है, कभी कोई बिजनेस हार्डशिप करता है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गलती है ना प्रैक्टिस में, मैंने लास्ट कहीं बिल्कुल गलती है। तो इसको सही करने के लिए हम क्यों गवर्नमेंट का मुंह देख रहे हैं? गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है ही नहीं, फिर हम उनको वोट भी देंगे, उनको खाना भी खिला देंगे, उनको उनका काम करने दे जो काम है। ये ट्रेड का काम ट्रेड बॉडीज करती हैं दुनिया में। आपके ऊपर आप करके तो दिखाओ ना, वहाँ कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है आपके एक्सपोर्ट? वो पॉलिसी वही बना के देती है, ट्रेड अथॉरिटीज बनती है, तो ट्रेड अथॉरिटी एक ट्रेड बॉडीज ही काम कर रही होती है, वही आपकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है। ये बिल्कुल पॉइंट है और ये वैलिड तो हमें भी ये करना पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट्स को भी रिफॉर्मेशन की जरूरत है मार्केट, और पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट प्लेस। सर आपने इंपोर्ट्स की रिफॉर्मेशन की बात, मैं जरा शुजा साहब से सुपर फीडबैक लूं। शुजा साहब इंपोर्ट्स की रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, चले मार्केट प्लेस बनाना चाहिए पाकिस्तान को, दुनिया भर का मार्केट हब हो पाकिस्तान में, आपके पास पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है, आपके पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। सर मुझे पहले ये जवाब तो दे दें, ये जो कंटेनर का जो इशू हुआ, ये इशू हुआ इतना बड़ा और रातों रात रिजॉल्व हो गया, कोई खबर नहीं, कोई डॉलर नहीं, डॉलर का मसला भी नहीं हुआ, सडनली जो कंटेनर आए थे, कंटेनर पर तो आया क्या था, और जो रातों रात फिर ये आपके कंटेनर रिलीज होने शुरू हो गए? देखिए ये तो सिस्टम चला आ रहा है कि यहाँ पर जो इंपोर्ट के जो आपके पास डॉलर की रेमिटेंस जो यहाँ से भेजनी है, एलसीज जो है काफ़ी अरसे से ब्लॉक तो नहीं थी, अब तकरीबन ब्लॉक पर आ गई, लिमिटेड हो गई। बट फ्यूचर ट्रेड की ना जो मौजूदा कंटेनर जो कंसाइनमेंट है उनकी एलसीसी का तो मसला था नहीं कभी। नहीं, वो ये जो अभी जो 417 कंटेनर जो आप बात कर रहे हैं, जो यहाँ कराची पोर्ट पर रुकी थी, कराची पोर्ट का मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के जितने भी पोर्ट्स हैं, QICT है, PICT है, KICT है, कराची पोर्ट जो है इसमें इंटरनल जो है और भी टर्मिनल है, तो ये तकरीबन 60% कार्गो हैंडल करता है, 25 मिलियन टन साल का ये हैंडल करता है कम। सही। यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत है, जहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस, कौन करता है? इस पर्टिकुलर केस पे हाइप क्रिएट की गई। ये एक जनरल होता है कि कंटेनर आके रुक जाते हैं, हाँ। गाड़ियां जो है वो 6-6 महीने पड़ी रहती हैं, इतनी बात नहीं होती। सही। यहाँ पर ये जो 417 आए थे कंटेनर, ये सारे एडिबल आइटम थे, इसमें पेरिशेबल था। इसमें 250 कंटेनर जो थे वो थे अनियन के, 2.107 मिलियन $। इसमें 104 कंटेनर थे गार्लिक के, लहसुन के, 2.532 मिलियन $। इसकी वैल्यू थी। 63 कंटेनर थे जिंजर के, इसके 0.82 मिलियन $। की वैल्यू। साहब हम कल तक एक ज़राई मुल्क थे ना, मेरे ख्याल से तो हम ज़राई मुल्क हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, तो इतनी इंपोर्ट हम पेरिशेबल आइटम की क्यों कर रहे हैं? जरूरत है, पीछे फ्लड था, आपको पता है कि वो जो क्रॉप्स जो यहाँ पर ऑनियन है उसके लिए जगह नहीं, सिंध में खास तौर पे जगह नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं था। पाकिस्तान जो बड़ी ये तो ये आपका वन ऑफ द काइंड केस है ना, ये हर बार नहीं होता होगा। वन ऑफ द काइंड। इसमें जो इस पर्टिकुलर केस में हुआ उसमें ये हुआ कि कंटेनर यहाँ पर आए, स्टक हो गए। असल सिलसिला ये है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चीज़ों को टच करने से हो सकता है उसमें कुछ बेटरमेंट आ जाए। यहाँ पर ख़ास तौर पे ये अदरक लहसुन वगैरह के जो कंटेनर आते हैं ना, ये जानबूझ के डिलीवर नहीं होते सर्टेन टाइम तक। डिलीवर कौन नहीं करता? इंपोर्टर जो मंगवाता है ना, हाँ। वो कांटेक्ट में नहीं आता कस्टम अथॉरिटीज़ के। ठीक है। फिर वहाँ पर जो कंटेनर जहाँ पे स्टक होता है वहाँ पर पोर्ट चार्जेस इनकर होते रहते हैं, पाइल अप होते रहते हैं। उसके बाद वो ऑक्शन में चले जाते हैं। जब ऑक्शन में चले जाते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है कस्टम का। हाँ। उसमें से क्या होता है कि सारे कंटेनर के टर्मिनल चार्जेस जो है वो वेव हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जो कि $1000s में होते हैं। सर ये बॉलीवुड की मूवी तो नहीं चल रही? मेरे ख्याल से ऐसी कोई मूवी भी थी बॉलीवुड की, उसमें भी यही होता था कि कंटेनर्स और कस्टम्स के अंदर चोरी होती थी। आप तो ये वाली बात कर रहे हैं? नहीं, ये चोरी नहीं, बेसिकली ये बड़ा डाका है ना। नहीं, ये बड़ा डाका है। इसमें ये कि माफिया सरगर्म होते हैं, जाहिर बात है। और आपको पता है ऑक्शन में फिर कौन सा माल किसको जाता है, ये भी तो एक ऑक्शन, हाँ, ऑक्शन भी वो जाहिर बात है बड़ा पॉइंटेड होता है, लेकिन उसमें होता क्या है, फ्रंट पे वही आते हैं जो बेसिकली इसको मंगवा रहे होते हैं, वो निकालते इस तरीके से कि उसमें ड्यूटी पे रिलैक्स होता है। ऑक्शन में होता है ना, फर्ज करें उसकी एक कंटेनर की ड्यूटी बन रही 50 लाख रुपए, तो यहाँ पर ऑक्शन में जाता है, आप ऐसा करें 20 लाख रुपए दे दें ड्यूटी के। लेकिन भाई 417 या 500 या 1000 कंटेनर के ऊपर अगर ये ड्यूटी का फर्क आएगा तो आप कहाँ अमाउंट कहाँ पहुंचेगा? ये तो बताएं। नहीं, ये तो सिस्टम का फेलियर है ना।
ये सिस्टम का फेलियर है, ये अथॉरिटीज़ की जो है वो समझ लें एक सिस्टम के तहत वो चल रहे हैं। पाकिस्तान अब वैसा पाकिस्तान तो नहीं है जो कायद ने जो बनाया था। मुझे एक बार इसको दोहरा दें, जरा फिर से रिफ्रेश कर दें। आप कह रहे हैं जो कंटेनर्स आते हैं इंपोर्टर्स दानिस्ता तौर पे इसको पोर्ट के ऊपर छोड़ देता है पर्टिकुलर। हाँ, मैं उन्हीं पेरिशेबल आइटम्स की बात कर रहा हूं। आलू तो नहीं, पेरिशेबल आइटम, अदरक लहसुन। पेरिशेबल आइटम्स की बात करें, इंपोर्टर दानिस्ता तौर पे उसको पोर्ट पर रहने देता है, कस्टम अथॉरिटीज के साथ इन कांटेक्ट में नहीं आता, फिर यही इंपोर्टर इन्हीं कंटेनर्स को ऑक्शन के जरिए कम दामों में खरीदता है ताकि सारे चार्जेस वेव हो जाए। पोर्ट चार्जेस जो कि डेमरेजेस है, डिटेंशन है। प्लीज कमेंट करें, ये जो बात कह रहे हैं ये तो अलार्मिंग है। ये तो नहीं सही प्रैक्टिस है। मैंने कहा था प्रैक्टिस से गलत है। पाकिस्तान की प्रैक्टिस का एडवांटेज उठाया जा रहा था। कुछ प्रैक्टिस छोड़ी गई थी ट्रेड को सपोर्ट करने की। हाँ, वो प्रैक्टिस ही ट्रेड बन गई। वो प्रैक्टिस ही ट्रेड में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप इसका क्या हल करेंगे? आप कैसे हल करेंगे? यहाँ पे सोशल सर मैं अगर माजत के साथ मुझे बताएं, ये इस बार 400-500 कंटेनर्स की बात है, ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये हर महीने इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ये रेगुलर होता है सर। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। और भी चीजें, सिर्फ ये नहीं, इससे बड़ी बड़ी चीजें भी। आप बताएं ना सर, इंतजाम करें आज। आप ऑक्शन का डेटा उठा लें। गवर्नमेंट क्यों ऑक्शन करती, क्यों उसको सबलेट नहीं कर देती अपने यूटिलिटी स्टोर्स पे और हाँ, इनके मार्केट्स में? गवर्नमेंट का ऑप्शन है ऑप्शन, वो डायरेक्ट मार्केट में सेल करके अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर ले। और जो हायर प्राइस में बिक सकता है, जो मार्केट पर, मैं हायर नहीं कहूंगा, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कंपैरेटिवली हायर होगी ना। एंड यूजर को या जो लोकल आदमी है उसको कम से कम उसको चीज तो मिल जाएगी। अब आपने फिर उसको डिप्रिशिएट वैल्यू में दे दिया, प्रेशर में लेके। वही मैंने कहा प्रेशर, आपको लास्ट मैंने कहा था बिल्कुल सही कहा था। तो प्रेशर की डेफिनेशन अब आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल, अब तो बड़ी आंख खोल के समझ आई। उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही, इतनी नहीं आई जितनी आज। प्रेशर देखें, प्रेशर टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल आपने रास्ते दिए हुए हैं, इसको बंद करने पड़ेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, जितनी एसोसिएशन है सबको मसला है, ट्रेड एसोसिएशन की बात। सर मुझे तो लग रहा है एसोसिएशन ही बेनिफिशियरी है। सॉरी टू से, नहीं, सर एसोसिएशन इंपोर्टर है, इंपोर्टर ही तो बेनिफिशियरी हुआ ना। नहीं, चलिए कोई और है। नहीं, इस तरह से नहीं। मैंने कहा था इनको एजुकेशन की जरूरत है, ट्रेडर को। सारे ट्रेडर एजुकेट नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन का फुकदान, कोई अपने पेपर को पढ़ने को तैयार नहीं। इंपोर्ट के पेपर भी, अब मैं इनकी बात, लेकिन एक बात तो तय हो गई ना कि ये जो कंटेनर्स क्लियर हुए, ये फिर डॉलर का इशू नहीं था जो कहा जा रहा था, जिस तरीके से इसके ऊपर निशानदेही की जा रही थी। मैंने ये तो मसला था, मेरा ताल्लुक पोर्ट से, इनका ताल्लुक शिपिंग से शेयर भाई, है ना? आप मुझे बताएं, हाँ, शिपिंग ये अपना काम ना करे, अपने ट्रेड हाउस का, ये थर्ड पार्टी की जो शिपिंग करते हैं, मुझे बता दे कौन सा आदमी पेपर अपना पढ़ता है, या कौन सा आदमी अपने पेपर की वेरिफिकेशन टेबल अपने ऑफिस में रखता है? क्लियरिंग एजेंट आता है, थोड़ा सा कितने पैसे, इतने पैसे, बस जल्दी मेरा माल छोड़ा दे। इनकी बात को क्लियर करूं, हम लोग कान से देखते हैं। शुक्र है कान से भी देख लेते हैं, कान से देखते हैं, बिल्कुल सही प्रोफेसर साहब। तो आप नहीं तो कभी कागज, ये ट्रेडर कागज उठाने का आदी ही नहीं है, ये देख रहा है बस मेरी बचत हो रही है, इसको ये नहीं पता नुकसान क्या कर रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक्चुअली ये बचत नहीं हो रही, वो अपना नुकसान कर रहा है। एंड तो कहाँ खड़ा है वो तो ये 400, या मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो इसमें रियल इंपोर्टर है वो भी तो फंस गया। बिल्कुल फंस रहा है, जिसका रॉ मटेरियल है, बिल्कुल सही है। जो फार्मा वाला है वो तो मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ा रहा हूँ, ये बड़ा जरूरी है। मेरा सोल्यूशन की आप बात करेंगे तो पाकिस्तान सोल्यूशन ऐसा है कि सारे ट्रेड बॉडीज और जितने चैम्बर्स हैं ये मिलकर एक यूनियन बना, उसमें कॉमन एक नेशन सपोर्ट प्रोग्राम लाया जाए, जिसमें देखा जाए क्यों एक गवर्नमेंट, कितने लोग, आप गवर्नमेंट को बोलोगे वो अपने एडवाइजर हायर कर लेगी, किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक को, सर गवर्नमेंट का एडवाइजर ही तो कहाँ तक पहुँचा देते हैं। आप जो अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप उनको ये मौका दे रहे हो कि ये मसला आ गया, हाँ, वो किसी एशियन डेवलपमेंट या कहीं और किसी बॉडी के एक किसी एडवाइजर को लेंगे, कंसल्टेंट कंपनी को, और इसे $50 मिलियन का चेक निकल जाएगा, उससे आप खुश हो? उस पर खुश, वो बाहर वाला है ना, नहीं आप दे दोगे, उससे हल नहीं होगा आपका, उस बाहर वाले को आपको मसले नहीं पता, उनको ये नहीं पता हम कर क्या है और हमारे इश्यूज क्या हैं, आप क्यों उनके हाथ में मिलियंस ऑफ डॉलर की कंसल्टेंसी दे रहे हैं? सही। मेरा कहना है कि जितने ट्रेड बॉडीज हैं माशाल्लाह, देखें सबके सोशली हम मिलते हैं सबसे, हर तबके से, हर सोशल एनवायरनमेंट से, हमारे हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह का आदमी, इस पाकिस्तान में एक चीज़ अच्छी है कि हम कम्युनिटी अभी भी जिंदा है, हर आदमी हर कम्युनिटी को जानता है। बिल्कुल सही है। कम्युनिटी मतलब हर बिजनेसमैन, हर एक दूसरे को जानता है, एक्सेस बहुत ईजी है, बिल्कुल सही है। किसी भी बिजनेस हाउस को एक्सेस करना है तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? एक बच्चा अगर MBA करके मार्केटिंग भी आता है तो उसके लिए मार्केटिंग दुनिया में जाएगा तो वो एक डायरेक्टरी खोलेगा, पाकिस्तान में तो मुनीर डालेगा तो मुनीर उसको इतनी मार्केट दे देगा कि उसको
फारिग नहीं होगा। फिलहाल मुनीर के पास मार्केट कम है और टाइम मेरे के यूनियन बनाई जाए। यूनियन का मतलब वो वाली यूनियन नहीं कि हम पैनलाइज करें, यूनियन का मतलब है यूनिटी लाई जाए। बिल्कुल सही। और कम्युनिटी यूनियन बनाई जाए, यूनियन लाई जाए, बेसिस यूनियन बनाई। मैं सोल्यूशन के ऊपर बात करता हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब आपने बड़ी सारी किताबें लिखी हैं, ये जो शुजात साहब और वहीद साहब ने जो हमारी प्रैक्टिसेस बताई हैं, सर इसको किताब में कभी आपने लिखने की कोशिश की या इन डेफिनेशंस के ऊपर कभी आपने सोचने की कोशिश की? बात हो रही है करप्शन की और पॉलिसी। सर करप्शन का है सर, अब पाकिस्तान में 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं है। मैं माजर के सारा करप्शन नहीं है, कुछ प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी। देखिए प्रैक्टिस को ट्रेड बना दिया। आपकी पॉलिसी कौन बनाता है, यू नो इट। इस वक्त आपके कॉमर्स मिनिस्टर हैं नवीद कमर, ठीक है ना? बिल्कुल सही। मैं ज़्यादा हो सकता है आपके मीडिया हाउस की पॉलिसी हो ना हो, बहुत सी बात बहुत क्रिटिकल जाएगी और फिर बस उतनी क्रिटिकल लगेगा कि मेरे लिए घर जाना मुश्किल ना हो। तो बात यह है कि सर वो 69 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट थी 30 जून 2022 के फाइनेंशियल ईयर के एंड पर। कितनी बता रहे सर आप? 69.5 बिलियन डॉलर टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये जो भी गुजरा साल फाइनेंशियल ईयर, अब तो आप 22-23 में जा रहे हैं ना सुनिए। और एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन 33-34-32 के अराउंड रही है। तो ये 70 बिलियन वो हो गया और 35 ही हो गया, तो कितना हो गया? 105 बिलियन से अराउंड 100 बिलियन का ट्रेड है आपका इंटरनेशनल ओवरऑल ट्रेड। ये तो वो ट्रेड है जो डॉक्यूमेंटेड ट्रेड है। हाँ, इसको मैनेज कौन कर रहा है? FBR, जो पहले CBR था। 1997-98 में एहतसाबुर रहमान, जिसको मैं कहता हूँ सैफुर रहमान को नवाज शरीफ ने एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगाया। और आई वाज इन इस्लामाबाद, मैं उस वक्त मुस्लिम अखबार के लिए काम करता था। तो उनको उन्होंने चीफ बना दिया उसका, ठीक है ना? बिल्कुल सही। वहाँ से एहतसाब का इशू शुरू हुआ कि इनको एहसास हुआ कि यार करप्शन तो है कहीं ना कहीं। सही। ओके, अब 70 बिलियन के ट्रेड को मैनेज करने के लिए एक FBR है, उसके साथ 10 मेंबर्स हैं, उसके नीचे 50 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा कलेक्टर्स हैं और इनकम टैक्स कमिश्नर्स हैं और फिर रीजनल इनकम टैक्स कमिश्नर्स हैं, फिर वो लार्जर यूनिट बन गए। तो आज तक क्या नैब में किसी FBR के ऑफिशियल्स के ऊपर केस चला है? मेरा एक सवाल है, FBR के किसी भी ऑफिसर, किसी कलेक्टर, किसी प्रिवेंटिव कलेक्टर, किसी इनकम टैक्स का रीजनल चीफ, सुन लीजिए, सेल्स टैक्स के चीफ को कभी नैब ने पकड़ा है? उसको नहीं पकड़ा। पकड़ा कौन जाता है कि जी ये पंजवानी साहब को पकड़ लो, इन्होंने अंडर इन्वेस्टिंग कर दी है। उनको पकड़ लो जी, अपने हमारे दोस्त शुजात साहब हैं, इन्होंने ओवर इन्वेस्टिंग कर ली, रिवेट पकड़ लिया। भाईजान, पॉलिसी वो बना रहे हैं जिनका ट्रेड से ताल्लुक नहीं है, जिनका पाकिस्तान की इकोनॉमी से, कॉमर्स से, इंडस्ट्री से ताल्लुक क्यों बना रहे हैं? पॉलिसी जब नहीं आती इसलिए बना रहे हैं कि वो जो पीछे जो गवर्नमेंट के वो नुमाइंदे जो है, जो गवर्नमेंट जिनकी होती है, उनके साथ उनका एक दूसरे लफ्जों में जैसे बिजनेस में कहा जाए ना, बहुत बड़े बड़े किकबैक्स होते हैं, बड़े बड़े शेयर्स होते हैं। आप क्या ख्याल है कि इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान के गरीब 22 करोड़ आवाम को रिफ्लेक्ट करता है? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। क्या 22 करोड़ आवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का कैपिटल है? नहीं है। इट्स अ कैपिटल विच इज आउटसाइड पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान के गरीब, जो कि आज 60% बिलो द पॉवर्टी लाइन है, मैं बल्कि मेरा सब्जेक्ट है, मेरा PhD है इसके अंदर, पाकिस्तान में, और फिर सैलाब ने और मार दिया इसको भी इनकैश करा दिया। प्रोफेसर साहब, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा, आपने भी सॉल्यूशन इज देयर। जैसे इन्होंने अभी पंजवानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक स्ट्रॉन्ग करें प्लेटफॉर्म्स को, का वो यूनियन हो, फेडरेशन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, और उसकी 1-on-1 बात हो, जैसे गौहर एजाज अप्टमा के केस को लेके चलता है ना, अभी सागडार, इससे पहले जो है वो मिफ्ता इस्माइल, इससे पहले जो है और भी दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन, इससे पहले हमाद, ये सबके सब 1-on-1 वो बात करता है और रिप्रेजेंट करता है और बेनिफिट देता है अपनी एसोसिएशन को, अपने मेंबर्स को देता है। आप जो है ये नहीं दे पा रहे। यहाँ पे क्या है, कराची के बिजनेसमैन का एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन, डायलमा है कि जुबैर मोदी वाला को जी TDAP के चेयरमैन लगा दें आप, वही काफ़ी है। बाकी कराची चैम्बर में कोई और होना, पहले महरूम हमारा सिराज कासिम तेली होता था, वो भागता था, दौड़ता था, मामलात को लेकर चलता था, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। यानी attempted and tried his best to be a true representative of the trade industry in Pakistan. उसके बाद है ही कोई नहीं भाई, जब आपकी लॉबी नहीं है वहाँ पे इस्लामाबाद में। मैं माजर के साथ मैं रोकूंगा, आपकी कोई हिस्ट्री जो है ना कामयाबी नहीं है। आप सलाह साहब का नाम ले, जुबैर, मैं सबको, सब मेरे मोहतरम है, हम एज अ नेशन कोई भी बिजनेस कम्युनिटी लीडर कामयाब नहीं है। वो मसले कोई हल करने निकला था, वो कामयाब नहीं हो सकता। सही आप उसकी कम से कम कदम चार्ज चला। वो भी जो बात कर रहे थे ना
हम वही देख रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप क्या उनका इंतजार करोगे कि वो थक जाएं या चले जाएं अल्लाह में? वो उन्होंने जो काम किया उसको आप समझे ही नहीं। आप सिर्फ उनके नाम को उन्होंने क्या तकलीफ उठाई। अभी जुबैर भाई वहाँ बैठ गए टीडीएस पे, वो क्या करेंगे? वही कम्युनिटी को बिल्ड करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। एक आपका नुमाइंदा बैठा है, आप उसको सिर्फ इस पोजीशन में बिठा के अकेला ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दोगे तो वो भी पैरालाइज हो जाएगा, थक जाएगा, बीमार हो जाएगा वो एक वक्त पे आके। हमें अपने लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा। देखें, हर जगह एक सपोर्ट होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे पे आप बात करो, आपको पैनलाइज कर देगा। सही। अब किसी भी इदारे पे, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल सही। नहीं तो बिजनेस कम्युनिटी एक आपका बैकबोन है। देखिए, और अगर इश्यूज है तो हमने मिलकर रेक्टिफाई करना है। बिजनेस कम्युनिटी को ही बैठना पड़ेगा। बिजनेस के ऊपर बात करता हूं और सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सॉल्यूशन ये है कि बैठना पड़ेगा, पॉलिसीज खुद बतानी पड़ेंगी, अपने आप को हटा के मुल्क की हालत देखते। देखिए, हमारे पे एग्जांपल मौजूद है कि मुल्क कहाँ पहुंचा 25 साल में। इन चीज़ों को सामने रखते हुए, असेस करते हुए आप अपनी पॉलिसीज बना के दें उनको और एम्फसाइज करें। नहीं मानते हैं तो अगले इलेक्शन में इनको ना बुलाएं। ठीक है, सिंपल है। मुझे सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, वक्त में मुख्तसर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक कर रहा था। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दो अहम इश्यूज हैं जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। एक तो कल रात पेट्रोलियम प्राइसेस में जो कमी की गई, वो किस तरीके से की गई और आवाम इस हवाले से यकीनी तौर पर खुश तो है, लेकिन क्या वो खुश होना बनता भी है या नहीं। दूसरा सवाल ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान में अद्वियात और अद्वियात बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से बंद हो रही हैं। अद्वियात का रॉ मटेरियल इस वक्त पाकिस्तान में ना पैदा, और ये अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो पाकिस्तान में शायद आगे चल के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और साथ में जो अद्वियात हैं वो उसी तरीके से नापैद हो जाएंगी जो आज तक हमें नजर आता रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपसे जरा बात करते हैं। ये जो कल रात पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर जो मामला हुआ, चले रिलीफ हुआ 10 रुपए का, इसमें हमने देखा कि रिलीफ दिया गया। एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा की थी, लेकिन 10 रुपए तो आए नहीं। देखिए, ये इसाक डार साहब जो हैं माशाल्लाह जगलर हैं इसके इकोनॉमिक फिगर्स के। इनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा था किसी ज़माने में, लेकिन बहरहाल नाउ ही इज़ ऑन द सीट, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। 10 रुपये इन्होंने कम कर दिए तो खुश हुए। डिबेट भी रही कि कुछ तो आया, 30-40 रुपये करना चाहिए था, जो कि $80 पे चल रहा है। तो उन्होंने वो किया, अभी 5 रुपये की लेवी और 1 रुपया मार्जिन कंपनियों को बढ़ा दिया। तो क्या हुआ? नेट बेनिफिट क्या हुआ? 4 रुपया। क्यों मजाक करते हो आवाम के साथ? नहीं करे सर, ये आप ये वापस से कहें, ये समझ नहीं आया। 4 रुपए का बेनिफिट हुआ और कितना हुआ? नेट बेनिफिट कितना बढ़ेगा? 10 रुपया उन्होंने कम किया, आवाम बड़े खुश हो गए, और उसके बाद आपने 6 रुपए की लेवी और 1 रुपया मार्जिन बढ़ा दिया आपने कंपनियों का। आप देखिए ना, आवाम की जेब से जाएगा। जी, नेट तो बेनिफिट 4 ही रुपये है ना, आवाम तो 6 रुपये देंगे फिर। यानी दूसरे लफ्जों में ये कहिए कि 10 रुपए नहीं बढ़े, कम हुए, 4 रुपए कम हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई साहब, इसके अलावा हम इन्फ्लेशन की बात करें, इसमें पाकिस्तान का जो अच्छा, दूसरे कराची वालों के लिए अजीबोगरीब एक डायलेमा एक और है। ये तो बिजनेसमैन है ना, मैं तो एक कंज्यूमर की बात करूंगा जी। जनाब अली, आपका 100 रुपए का यूनिट है, 3000 रुपए का बिल है, कितने का बढ़ गया? आप बताइए सर, कितने का हो गया? 30 रुपए। 30 रुपए। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह नहीं है 3000 रुपया या 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, वो कैसे देगा 30 रुपए का यूनिट? जनाब, कंज्यूमर्स के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे कि बिजनेस के इश्यूज के लिए इन्होंने यूनियन सजेस्ट किया, वो बड़ा फोरम सजेस्ट किया, इसी तरह कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में कोई स्ट्रॉन्ग, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलायंस है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा अलायंस है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल, और मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है कि 13 पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पर बैठी हुई हैं, हुकूमत कर रही हैं। इनको तो मैक्सिमम आवाम की और इंडस्ट्री की और ट्रेड की बेनिफिट्स की और एग्रीकल्चर की बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, इतना बड़ा। वहां पे तो सिर्फ एक ही अपोजिशन पार्टी है जो कि बात कर रही थी, बेनिफिट की बात कर रही थी। तो भाई मैं समझता हूँ कि आवाम को इनकी बैकबोन, जिसको कमर कहा जाता है, टूट चुकी है। वो ऐसा ना हो कि ये वोल्केनो फट जाए कोई एक और 16 दिसंबर। ठीक हो गया, मेरे पास पॉइंट आ गया। भाई साहब, एक अहम मसला है इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान फार्मा में इस वक्त रॉ मटेरियल की कमी, और आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि एसेंशियल आइटम्स को रेक्टिफाई करना चाहिए और उनकी इंपोर्ट की इजाजत देनी चाहिए।
इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर सफर कर रहा है, इंडस्ट्री एक तो वैसे ही श्रिंक हो रही थी और अब बंद होती नजर आ रही है, और अद्वियात अगर ना होते एक आम आदमी की जिंदगी के लिए और हर खास आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगी, शायद ये बहुत बड़ा मसला है। सर इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अभी भी कर सकते हैं, आपको इसमें कोई मेजर लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत तो नहीं। सर डॉलर्स नहीं है ना, गवर्नमेंट के लिए डॉलर नहीं, हम आप देखें ना, आप डॉलर ड्रेन क्यों कर रहे हो? मुझे हम इस सब्जेक्ट को कितने एंगल से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो डॉलर आ रहा है आपके पास जिस मोड में भी आ रहा है, तो उसको प्रायोरिटी टेबल सेट कीजिए, किसकी जरूरत है उस डॉलर को वहाँ उनके एलसीज के लिए दीजिए, ना कि ये अदरक आलू प्याज के चक्करों में आप पड़े। सर वो एसेंशियल ना, इसके बाद जायका नहीं आएगा। सर एसेंशियल नहीं है, आप छोड़ दें, बीमार हो जाओगे तो पानी वाला यखनी भी पीनी पड़ेगी, हल्दी वाली। सही, फिर क्या करोगे आप तो हल्दी पिलाने पे जा रहे हो, इनको बता दो कि आप हल्दी भी मंगवा के ब्लॉक कर दो। अच्छा, ये ट्रेडर्स को बोलो हल्दियाँ ले लो। और लेकिन इसका अब क्योंकि अब ये मैं चाहूंगा लास्ट पॉइंट है, सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। हल लेने के लिए सर रिजर्व्स कम है, देखिए एफपीसीआई मौजूद सर रिजर्व्स कम है, वो रिजर्व्स मौजूद नहीं है। देखिए इस वक्त मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, मैं यूनियन बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनियन का मतलब एक सपोर्ट करना। एफपीसीआई इज अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, सारी ट्रेड बॉडीज के अंदर। बिल्कुल सही, एम आई राइट? जी बिल्कुल 300 प्लस चैम्बर्स हैं जी, बिल्कुल सही, 300 से ऊपर ही बिल्कुल सही एसोसिएशन मिलेंगे। तो आप जितने मसले हैं ना वहाँ रिप्रेजेंटेशन देके जो भी हो, अभी मुखालफतें जो है ना सियासी सोशली ख़त्म करनी पड़ेगी। आप सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करें, जो जहाँ बैठा ना जिस जगह पे उसको स्ट्रॉन्ग करें, मसले लेके जाएं। ये बैठने से मसला नहीं होगा, मूव करने से होगा, मूव करना पड़ेगा आप और एक्शन लेना पड़ेगा। वक्त कम है, अब वक्त कम है, अब सीरियस होना पड़ेगा, अब सीरियस होना पड़ेगा। शुजात साहब फाइनल कमेंट प्लीज। अच्छा, अभी वहीद साहब ने एक बात की, यूनियन बननी चाहिए। यूनियन ऑलरेडी अभी एक पिछले 3-4 साल में जो एफपीसीसीआई ने अपनी परफॉर्मेंस दी है वो पिछले 15-20 साल में नहीं थी। चीज़ें काफ़ी हुई हैं, एक्नॉलेजमेंट हुई है। इरफान इकबाल शेख हैं अभी प्रेसिडेंट, इनको अभी एक फेडरल मिनिस्टर का डेजिग्नेट कर दिया गया है नवंबर में। तो वो जो आप एक बात कह रहे थे कि वॉइस होनी चाहिए बिजनेसमैन की, मौजूद है हमारे पास अभी हुआ है। उस फेडरेशन हाउस को आप एक यूनिटी दिखाएं। जी जिसकी ट्रेड बोर्ड है, अगर आप उनके साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपके एक प्लेटफॉर्म है, तो यूनियन मीन वहाँ पे आप अपने आप को खड़ा करें। बिल्कुल सही है। देखिए जल्द से एक आम पॉलिटिकल पार्टी जलसा करती है, इस्लामाबाद बंद कर देती है, रेड लाइन एरिया में भी वायलेशन कर देती है। तो बिजनेसमैन किस चीज़ का इंतजार करता है? फेडरेशन हाउस पे सब ब्लैक बैंड बन के आ जाओ ना, पता तो चले कि तकलीफ है भी कि नहीं। किसको तकलीफ है? आम आदमी एसोसिएशन कहाँ सफर कर रही है? तो तकलीफ का तो रिकॉर्ड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कौन तकलीफ ज्यादा है वो पता ही नहीं चला, आम आदमी को तो पता ही नहीं चल रहा। हर कोई ये कह रहा है सरदार कुछ करेगा, मुफ्ता कुछ करके जाएगा। शौकत अजीज एक्चुअली तो एसोसिएशन ने करा है, खुद करना है। इनको आके वहाँ आना पड़ेगा, जॉइंटली मूव करना पड़ेगा और तजावीज देनी होंगी। देखिए 400 कंटेनर की छोटी सी ट्रेड ने प्रेशर डाल के अपना काम कर लेती है, इतनी बड़ी एसोसिएशन ने क्या काम नहीं कर सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 400 कंटेनर्स रिलीज हो सकते हैं तो पूरी इंडस्ट्री वो रिलीज क्यों नहीं हो जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी वो आ गया है टाइम कि इन्होंने एक्नॉलेज किया है, गवर्नमेंट ने परसों से चल रही थी अंजुम निसार है चीफ बैठे में, वो इस चीज़ को लेके चले। फिर नासिर हयात अभी इरफान इकबाल शेख है, अब वो यहाँ पर आ गए हैं कि वो वॉइस बन गई है। कान थोड़े से बंद है, सुन नहीं रहे, लेकिन वॉइस बन गई है इधर। यहाँ पर अब उनको फेडरल मिनिस्टर का डिजिग्नेट कर दिया गया और ये हर हुकूमत में इंशाल्लाह रहेगा सिलसिला। टेन्योर भी बढ़ा दिया, टेन्योर भी। आपने इस दौरान में बात की थी इन्फ्लेशन की। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन क्यों है? इन्फ्लेशन की मेन वजह क्या है? इन्फ्लेशन की मेन वजह ये है कि आपके पास बिजनेस इतना नहीं है। आपका जो ओवरहेड्स है पूरा, उसको कवर कैसे करेंगे? मुल्क का जो खर्चा है, आमदनी कम है, अखराजात बहुत ज्यादा है। सही है ना? तो जाहिर बात है जब गोल्ड के आपके रिजर्व्स इतने लिमिटेड हैं, उससे आप एक्सेसिव होकर जब नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन तो आएगी, प्राइसेस हाइक्स हो जाएंगी, प्राइसेस तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी हर चीज़ की। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे तबका कौन है? तो जाहिर बात है जैसे सर ने फरमाया अभी, कंज्यूमर, एंड यूजर। दूसरे ये कि जो एक टैक्स की बात अभी चली थी कि FBR कहना, आप देखें इकोनॉमी आपकी इतनी सस्टेनेबल है, आप टैक्स पेयर पे ही टैक्स लगा रहे हैं। वो टैक्स पेयर टैक्स देता है, उसके बाद उस पे सुपर टैक्स भी लगता है। और ये कहा जाता है कि एक साल के लगाया, वन टाइम है, उसके बाद हालात नहीं, ये जो सुपर टैक्स चला है लगाया, ये ईयरली है। ये किसी ने गलत बताया, ये ईयरली है। कहा तो यही जाता है जब लगाने की बात हो रही होती है। तो जो टैक्स दे रहा है उसी पे ज्यादा टैक्स, फिर उस पे सुपर टैक्स भी।
तो इकॉनमी तो बेहतर इस तरीके से नहीं हो सकती। मैं अपनी जो हमारी जो इंडस्ट्री है सी फूड की, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ नवीद कमर साहब को, वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 इंडस्ट्रीज जिसका 4 का सी फूड इंडस्ट्री से बहुत कम रेवेन्यू है, बिल्कुल सही, उनको उन्होंने 0 रेटेड पे लिया हुआ है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट कर देखिए, हम अगर इसका हिस्सा बन गए ना, यहाँ पर अगर 0 रेटेड ले लिया, हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हम compete करेंगे बाहर मार्केट में, बांग्लादेश और जो से, लूप इंडिया होल्स अगर से। उसको भी रेक्टिफाई कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से grow ये कर 2 सकती है। बिलियन डॉलर की, 2 $2 अरब बिलियन डॉलर की से कम की इंडस्ट्री है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है गुजरात साहब, मैं क्योंकि वक्त नहीं है और मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज वो यहाँ पर तशरीफ लाए और हमने कोशिश की कि जो इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वो तजावीज पेश की जाए जो पाकिस्तान को कम वक्त में बहुत ज्यादा ज़र मुबादला दे सकती हैं, वो एरिया जो पाकिस्तान के लिए डॉलर ला सकती हैं, वाफर मिकदार में ला सकती हैं और लीकेजेस रोक सकती हैं। इस तमाम तर इश्यूज के ऊपर बात करें और कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम तर गुफ्तगू हुई है वो आला अहदेदार तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए, स्टेक होल्डर्स के ऊपर के पास जाए, ताकि एक बेहतर हिकमत अमली मजबूत करके इसके ऊपर एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।